गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी लोगों का एग्जाम टाइम एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आप जान रहे हैं कि इंटर के भूगोल के बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है, ठीक है। और आपका आज सेकंड खंड खा के जो बाकी बचे चैप्टर हैं वो आज जाएंगे। एग्जाम आपका नज़दीक है, इस बीच आप बहुत सारी तैयारी कर रहे होंगे। टाइम निकाल कर इस वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि इसमें जो बात हमने आपसे की है वो आपके एग्जाम में बहुत फायदेमंद हो सकती है। ठीक, देखिए अभी बहुत सारा चीज चल रहा है, यूट्यूब से लेकर ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जान ही नहीं पा रहे हैं कि एग्जाम देना कैसे है, एग्जाम में लिखा कैसे जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 10th पास होकर आए हैं, एकदम 100% सही है, लेकिन 10th में पास होना ठीक है और एग्जाम को बहुत बेहतरीन ढंग से करना, यूपी की मेरिट लिस्ट में अपना नाम बनाना और आर्ट सब्जेक्ट को लेकर यानी मानविकी के सब्जेक्ट इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र को लेकर नंबर पाना थोड़ा कठिन होता है। पास तो हर कोई हो सकता है, लेकिन नंबर अच्छा आकर कोई स्थान प्राप्त कर ले, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसी मेहनत में हमने भी योगदान देने की कोशिश की है, लेकिन आपको ज़रूरत है तो एग्ज़ाम टाइम एकेडमी को फॉलो करने की, सब्सक्राइब करने की और शेयर करने की। तो आइए देखते हैं, सेकेंड पार्ट में एक चैप्टर आपका गया था। आज आपके 3 चैप्टर के बहुविकल्पी और साथ में जो चर्चा करूंगा अति लघु उत्तरी, वो सारे चले जाएंगे। ठीक है, बचता है जो, क्योंकि 8 चैप्टर हैं आपके, 2 चैप्टर जो बच जाएंगे, ठीक, उसका आज शाम तक चला जाएगा। देखिएगा, बहुत ज्यादा बात न करते हुए, क्योंकि एग्जाम टाइम है तो एग्जाम से संबंधित पार्ट 3 है ये। ठीक, ये प्रश्न आपका है, अध्याय दूसरा है। अध्याय दूसरे में देखिए चैप्टर का नाम आपका था ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। मैंने इसीलिए चैप्टर वाइज बनाया है ताकि आपके सिलेबस में क्या रखा गया है ये भी आपको पता चलता रहे, क्योंकि शिक्षा एक चिंतन है और परीक्षा एक कला। आपको शायद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन भूगोल विषय में कितने चैप्टर हैं नहीं पता होगा, लेकिन हमने इस तरह से देखा है कि हमको ये भी पता चल गया कि 8 चैप्टर हैं। ठीक है, 2 खंड हैं, खंड का में 8 है, खंड खा में 8 है। दोनों से कितने कितने नंबर आने हैं? 30 नंबर दोनों से लिखित आने हैं, 5 नंबर का मानचित्र आना है, 5 नंबर का इसमें मानचित्र आना। कुल 70 नंबर के आपके लिखित एग्जाम है और 30 नंबर का वाइवा है। ये जानते रहिए, क्योंकि ये अगर नहीं जानेंगे तो फिर काम तमाम हो जाएगा। देखिए पहला ही प्रश्न इसमें दिया है कि निम्न में से कौन, देखिए पहला ही चूंकि लिखा जाता है इसलिए ये कौन वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार सही है। ये महानगरों की बात की गई है। ठीक है, महानगरों के बात की गई, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियों की बात की गई है। तो जनसंख्या के आधार पर महानगर डिसाइड होते हैं, तो इसमें कह रहा है महानगर का सबसे सही अनुक्रम कौन सा है। तो आप एक ट्रिक जान लीजिए, जिसमें मुंबई पहले हो। देखिए मुंबई किसी में पहले नहीं है, तो मुंबई पहले हो, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। ठीक है, यानी MKDC, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक, सबसे बड़ा मुंबई है, इसके बाद कोलकाता, फिर दिल्ली और फिर इसके बाद चेन्नई का नंबर आता है। ये महानगर की बात कर रहा है। आगे का प्रश्न आप देखेंगे, ये है, अच्छा हाँ, वहां एक ही प्रश्न लगा था। अब देखिए औद्योगिक नगर नहीं है, औद्योगिक नगर नहीं है, प्रश्न का क्रम इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न आप ध्यान दीजिए। औद्योगिक नगर नहीं है, कह रहा है जमशेदपुर, भिलाई, शिमला और बोकारो औद्योगिक नगर। तो जमशेदपुर आपको पता है कि औद्योगिक नगर है, लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है ये। भिलाई भी ठीक है, लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है,
कारखाना है और बोकारो भी लौह इस्पात उद्योग का कारखाना है, यानी इसे औद्योगिक नगर कहेंगे। शिमला जो है आपका औद्योगिक नगर नहीं है। शिमला क्या है? औद्योगिक नगर नहीं है। आप ये जान लीजिएगा कि जितने भी आपको चीजें बताई जाएंगी एकदम 100% एथेंटिक होंगी। क्या होंगी? 100% ऑथेंटिक। और इसी से आप जो आपके 8 क्वेश्चन बहुविकल्पी आते हैं वो तो बना ही लेंगे, जो 8 अति लघुत्तरी आते हैं वो भी आप बना लेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है अगला प्रश्न कि कौन सा नगर नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा नगर नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो देखिएगा, आगरा है, आगरा यमुना नदी के किनारे है। भोपाल, पटना गंगा नदी के किनारे है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। यानी यह तो यमुना के किनारे है, यह गंगा के किनारे है, ठीक है, यह हुगली के किनारे है, हुगली नदी जो गंगा की ही सहायक नहीं वितरिका है। भोपाल किसी नदी के किनारे नहीं स्थित है, भोपाल किसी नदी के किनारे नहीं स्थित है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आइए बात करते हैं आगे। देखिए, अगर यहां से एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो नगरों की बात है, खनिज नगर कौन से हैं, प्रशासनिक नगर कौन से हैं, औद्योगिक नगर कौन से हैं, तो एक बार आप यहां देख सकते हैं। औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगर में कौन कौन से शामिल होंगे? तो जहां पर उद्योग है उसको औद्योगिक नगर कहते हैं, जिसमें जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो, राउरकेला, बोकारो। कुछ के नाम और लिख लीजिएगा, कानपुर, मुंबई, कोलकाता, बर्मिंघम, कानपुर, मुंबई, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ठीक है। ये सब कैसे नगर हैं? औद्योगिक नगर हैं। यहां कोई न कोई सामान बनता है, किसी न किसी वस्तु का उत्पादन होता है। इसके बाद मैं बात करूं, और ये क्या हो गए? आदि, ये महत्वपूर्ण है, इसको जानिएगा। औद्योगिक नगर के बाद क्या, यदि मैं धार्मिक नगरों की बात कर दूं, किसकी? धार्मिक नगर, जहां धर्म सर्वोपरि है, धार्मिक नगर। इसमें आपका क्या है? देखिए, बनारस को धर्म की नगरी, मंदिरों का शहर कहा जाता है, ठीक है। तो क्या क्या आएगा? काशी, मथुरा लिख लेंगे, वाराणसी, वाराणसी, इसको काशी भी कहते हैं, मथुरा, प्रयागराज जहां महाकुंभ लगा हुआ है, ठीक है, प्रयागराज। और कौन सा हो सकता है? देखिएगा, रामेश्वर, अमृतसर, मक्का, रोम, रामेश्वर, अमृतसर, मक्का, रोम आदि। क्लियर? ये कैसे नगर हैं? धार्मिक। ये शहर जो हैं, ये नगर जो हैं, धार्मिक क्रियाकलापों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगर स्वास्थ्य वर्धक की बात करें, स्वास्थ्य वर्धक नगर, स्वास्थ्य वर्धक नगर की बात करें तो ऐसे स्थान जहां पर लोग डॉक्टर के द्वारा बताए जाने पर जानते हैं कि आप यहां चले जाइए तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वहां की आबो हवा अच्छी होती है, पर्यावरण अच्छा होता है,
ठीक है, इसलिए ऐसी जगहों पर बताया जाता है कि आप चले जाइए, घूम फिर आइए। देखिए उसमें क्या क्या है, तो उसमें शिमला है, मसूरी है, शिमला, मसूरी, नैनीताल, शिमला, मसूरी, नैनीताल, और कहां, दार्जिलिंग, माउंट आबू, ऊटी, दार्जिलिंग, माउंट आबू, ये सब आप पढ़ लिख के नौकरी पाइए, इसके बाद घूमने में मजा आता है। और ऐसे ही खेती किसानी मजदूरी करके तो नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि खेती किसानी मजदूरी करने के बाद उतना पैसा नहीं आ पाता है कि जरूरतों से ज्यादा चीजें हो पाए। ठीक है ना जी, दार्जिलिंग, माउंट आबू, ऊटी आदि। क्लियर। इसी तरह से बहुत सारे कैटेगरी हैं, परिवहन नगर, प्रशासनिक नगर आदि, देख लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं, ये तो हो गया। ये 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख जनसंख्या से अधिक नगर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर थे? क्या 35 थे, 45 थे, 63 थे या 53 थे? तो 53 थे। कितने थे? 53 थे। ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि पूर्वा को अन्य किस नाम से जानते हैं? पूर्वा को, पूर्वा जो गांव में बड़ा गांव होता, छोटा छोटा जो समूह होता, उसे पूर्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वा। आपके यहां पूरा कहते हैं, फलाने का पूरा, फलाने का पूरा। गांव का एक ही नाम है, उसमें गुट गुट बटा हुआ है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पूरा कहते हैं। उसका शुद्ध रूप पूर्वा होता है। तो इसे पल्ली, नंगल, बस्ती या ए और बी दोनों कहते हैं। तो देखिएगा, पल्ली और नंगल दोनों कहते हैं, नंगल या नांगल भी बादामी वगैरह साइड में कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा दोनों, पल्ली और नंगल, टाड़ी दोनों कहते हैं। ठीक है, आगे आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महानगरों की संख्या है 35, 37, 28 और 27। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महानगरों की संख्या है, महानगर, ध्यान दीजिएगा, महानगरों की संख्या कितनी है? तो 35 है। कितनी है? 35 है। जानने की जरूरत है। 2011 की जनगणना आपको पढ़ा दी गई है पहले में, उसको देख लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? पर्यटन नगर कौन सा है? तो जल्दी से बताइएगा। कोलकाता, चंडीगढ़, वाराणसी या नैनीताल? पर्यटन नगर आपको बताना है। कौन सा पर्यटन नगर? ठीक है। कोलकाता, क्या आप घूमने कोलकाता जाते हैं? चंडीगढ़ घूमने जाते हैं? वाराणसी घूमने जाते हैं या नैनीताल घूमने जाते हैं? कहां पर घूमने जाते हैं? जल्दी से बताइएगा भाई। पर्यटन नगर आपको बताना है। ठीक, तो देखिए, नैनीताल को अभी आपने देखा है कि ये स्वास्थ्य वर्धक है। वाराणसी को देखा है, यह धार्मिक नगर है। समझ में आई बात? कोलकाता को देखा है, यह औद्योगिक नगर की श्रेणी में आता है। चंडीगढ़ क्या है आपका? पर्यटन नगर। नैनीताल अगर ऑप्शन में नहीं रहे, इस तरह की कैटेगरी नहीं रहे, तो नैनीताल भी पर्यटन हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य वर्धक के लिए ज्यादा जाता है। ठीक है, हाँ, चंडीगढ़। आगे देखिए, पटना राजधानी नगर है। उड़ीसा, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़। पटना कहां की राजधानी है? पटना कहां की राजधानी? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बिहार, सबको पता होगा। सड़क के किनारे विकसित मानव बस्तियों का प्रकार है। जो सड़क के किनारे ऐसे मानव बस्तियां बस जाती हैं, यह एक सीधी रेखा में होती हैं, इसलिए इसे रेखीय बस्तियां कहते हैं। कौन सी बस्तियां? रेखीय बस्तियां। इसी तरह से सड़क के किनारे, नहरों के किनारे और नदियों के किनारे
जो बस्तियां एक रेखा में बसती हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेखी बस्तियां कहते हैं। सड़क पूछा है, नहर भी पूछ सकता है और नदी भी पूछ सकता है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी नगरीकरण की समस्या नहीं है? नगरीकरण की समस्या नहीं है। विस्तृत कृषि, मलिन बस्तियां, यातायात की समस्या या औद्योगिकरण। तो देखिएगा विस्तृत कृषि, क्योंकि विस्तृत कृषि होती ही नहीं है, विस्तृत कृषि नहीं होती है, इसलिए यह इसकी समस्या नहीं है। बाकी सभी इसकी समस्याएं हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नगर है? अंबाला, कोलकाता, डिगबोई, चंडीगढ़। खनिज, खनिज कहां मिलता है? तो देखिए असम, पेट्रोलियम पदार्थ डिगबोई असम में है ये, ठीक है। ये खनिज नगर कहलाएगा क्योंकि यहां खदानें हैं। नगरीय एवं ग्रामीण बस्तियों में विभेद का आधार है जनसंख्या, मकानों की संख्या, क्रियाकलाप, सुरक्षा। नगरीय एवं ग्रामीण बस्तियों में विभेद, तो क्रियाकलाप क्या हो जाएगा? क्रियाकलाप कि दोनों की गतिविधियों में अंतर होता है, क्रियाकलापों में अंतर होता है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीन नगर बस्ती रही है? प्रलेखित प्राचीन नगर बस्ती। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब आप दीजिएगा। प्रलेखित, ठीक है, प्राचीन नगर। तो देखिए हांगकांग की घाटी, नील घाटी, मेसोपोटामिया या सिंधु घाटी। तो आप जानिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता, आप जानते हैं कि प्राचीन सभ्यता है, प्रलेखित प्राचीन सभ्यता, ठीक है। इसका सब कुछ व्यवस्थित था, यह एक नगरीय सभ्यता थी, भारत की सभ्यता है, ठीक है। कैसी सभ्यता थी? अगर सबसे प्राचीन अगर पूछ लेता तो मेसोपोटामिया का होता। क्या होता? मेसोपोटामिया, जिसमें दजला फरात नदियों के किनारे यह विकसित हुई थी। सुमेरियन सभ्यता, ठीक है, इसके अंतर्गत आती है। लेकिन ये पूछा क्या? प्रालेखित प्राचीन, तो सिंधु घाटी सभ्यता होगा। आगे देखिएगा, कह रहा है कि अगला अध्याय आ गया। ये अध्याय आपका होगा 3। कितना? 3। अध्याय 3 होगा। इसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। भू संसाधन तथा कृषि। निम्न में से गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, देखिए खाद्यान्न में सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आंख मूंद कर आप मानेंगे, क्या? उत्तर प्रदेश। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, टोटल खाद्यान्न पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, गेहूं पूछेगा तो भी उत्तर प्रदेश, लेकिन चावल पूछ देगा तो क्या पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो आप जान लीजिएगा कि मध्य प्रदेश नहीं, ना तो पंजाब और ना ही उत्तर प्रदेश। कहां होता है? पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में आप जाएंगे तो वहां मछली चावल ज्यादा से ज्यादा लोग खाते हुए मिलेंगे। जबकि चावल का कटोरा अगर पूछ दे प्रश्न तो छत्तीसगढ़ आज भी सही करता है, ठीक है, छत्तीसगढ़। क्लियर हो गया? हाँ। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, अरसरी यावत जात के सील पर पड़त निशान। अभी तक अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी घड़ा बहुत पका नहीं है, उसे मारकर सही किया जा सकता है। और एक अच्छे गुरु के सानिध्य में अगर आप रहेंगे, उस बातों को मानेंगे, वो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कोई भी हो, तो आपकी जिंदगी अभी भी बदल सकती है। क्योंकि इंटर अभी आप कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी नहीं सुधरे तो फिर कभी नहीं सुधरेंगे, ठीक ना जी। क्योंकि आप ये जान रहे हैं कि गुरु गोविंद दोहू खड़े, काकोई लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। क्यों कहा गया है ये? गुरु की महिमा गोविंद से यानी ईश्वर से भी ऊपर बताई गई है। उनका स्थान ऊपर से ऊपर बताया गया ईश्वर से। क्यों? क्योंकि गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। एक गुरु ही है जो अपने शिष्य को इस तरह से तराशता है, ठीक है, कि उसकी पहचान
ना केवल उसके गांव घर में होती है, उसकी पहचान पूरे जिले में हो सकती है, पूरे देश में हो सकती है। बस जरूरत है तो उस जिस तरह से पत्थर छीनियों की मार से एक मूर्ति बन जाता है, साधारण सा पत्थर, और लोग उस पे पूजा करना शुरू करते हैं, उसी तरह से एक साधारण बालक, ठीक है, जिसके अंदर बुद्धि तो है लेकिन उसको तराशने की जरूरत है, उसको खोलने की जरूरत है। एक अच्छे गुरु के सानिध्य में अगर आ गए, उसकी बात को आप मानते रहेंगे, थोड़ा सा बुरा लगेगा, ठीक है, क्योंकि आज का जमाना दूसरा हो गया है, आप में चमक पैदा हो जाएगी, फिर आप खुद को प्रकाशित करेंगे और आप अपने आसपास और दुनिया को भी प्रकाशित कर सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। देखिए, कह रहा भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक, जूट जैसे आपके यहां सनई होती है, पेटुआ होता है, उसी तरह से ये जूट होता है जिससे बोरा बनता है। ये सबसे ज्यादा कहां होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। कहां? पश्चिम बंगाल। चीनी वाला बोरा देखे है ना, अब तो प्लास्टिक हर चीज आने लगी, लेकिन बोरा। हाँ, कह रहा है कि श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब दूध, दूध, ठीक है, दूध सफेद कलर का दिखाई देता है। तो ये अब आप ये मत करिएगा कि नहीं, बहुत सारी चीजें सफेद कलर की दिखाई देती है, लेकिन ये क्रांति किससे? दूध से संबंधित है। वर्गीज कुरियन नाम के व्यक्ति ने इस क्रांति को लाने का प्रयास किया था या लाया था, आप जाने, वर्गीज कुरियन। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि निम्न में से कौन साझा संबंधित नहीं है? ठीक है, साझा का मतलब जानते हैं? संबंधित, ये शब्द सही कर लीजिए। साझा का मतलब सार्वजनिक, साझा का मतलब क्या, अगर नहीं समझ पाए तो देख लीजिएगा। सार्वजनिक, संबंधित नहीं है। मौसम थोड़ा बिगड़ गया है, और जब जब सर्दी और गर्मी का दोनों का संकर काल कल चलता है, तो सर्दी और जुकाम दोनों होते हैं, क्योंकि आदमी समझ ही नहीं पाता कि कम कपड़े पहने कि ज्यादा। साझा मतलब सार्वजनिक संबंध, सार्वजनिक मतलब सभी लोगों से संबंधित है, जो सबका है। प्रश्न आपका इसी तरह का था, क्या चारागाह? तो चारागाह पर सबका अधिकार होता है, पूरे गांव का अधिकार होता है, ठीक है। वनों पर भी सभी का अधिकार होता है, वन उत्पाद पर भी सभी का अधिकार है, लेकिन धान का कोई खेत है तो उस पर सबका अधिकार नहीं है, जिसका खेत है उसी का अधिकार है। तो यह सार्वजनिक वस्तु नहीं है, बाकी सभी क्या है? सार्वजनिक वस्तुएं हैं। कह रहा भारत में भू उपयोग से संबंधित अभिलेख कौन रखता है? तो भू उपयोग से संबंधित अभिलेख जो है, दस्तावेज कौन रखता है? भू राजस्व विभाग रखता है। कौन रखता है? भू राजस्व विभाग रखता है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल, तीन तरह की फसल होती है, जायद होती है, खरीफ होती है, रबी होती है, ठीक है। रबी की फसल का मौसम इस समय चल रहा है। गेहूं रबी की फसल का मुख्य पौधा है। गेहूं के साथ जो कुछ भी बोया जाएगा, ठीक है, गेहूं के समय में जो कुछ भी बोया जाएगा, सरसों, चना, मटर, प्याज, लहसुन, आलू, ठीक है, ये सब रबी के अंतर्गत आएंगे। और खरीफ बारिश की फसल है, वर्षा ऋतु की। समझ में आई बात? धान इसका मुख्य पौधा है। धान के समय में जो कुछ भी बोया जाता है उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं, ठीक। इसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है, गन्ना वगैरह। तो खरीफ पूछा है तो गेहूं आप जान रहे हैं कि रबी है। मक्का, देखिए मक्का की अगर बात करेंगे, मक्का एक ऐसी फसल जो सभी में आता है। अब इसमें मक्का भी दे दिया है तो क्या करना है? अलग कर लेना है, ठीक है। लेकिन जो प्राचीन काल में उगाने की पद्धति थी, वो बरसात में ही मक्का उगाई जाती थी, रहर वहर में बोई जाती थी, ठीक है। तो वहां से समझना है। बाजरा, तो देखिए खरीफ की फसल नहीं है पूछा है, तो ये तीनों तो खरीफ की फसल है। चावल, मक्का, बाजरा, ये आपकी रबी की फसल है। क्या है? रबी की फसल है। जायद की फसल गर्मियों में इसी के बाद लगाई जाएंगी, जिसमें खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज आते हैं।
समझ में आई, जायद की फसल। कह रहा है कि भारत में चीन का दूसरा सबसे, चीन नहीं चीनी, चीन लिख दिया गया, चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु। पहला तो उत्तर प्रदेश है पहला उत्तर प्रदेश है, बात आ गई दूसरा की, तो दूसरा है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र, ध्यान दीजिएगा। आगे है निम्न में से बागाती या रोपण कृषि, बागाती को रोपण भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि जांचते समय हम लोग देखे हैं बच्चे ये लिख देते हैं कि जिस कृषि की रोपाई होती है उसे रोपण कृषि कहते हैं। नहीं भाई, रोपण कृषि मतलब बागाती, बागान जिसके लगाए जाते हैं, एक ही बार नहीं जो समाप्त होती, कई बार उसका उत्पादन लिया जाता है। तो गेहूं, चावल, मक्का सब एक ही बार में आ जाता है। आपकी रबड़ जो है रोपण कृषि या बागाती कृषि में आएगी। कह रहा है कि कौन सा भू उपयोग समवर्ग नहीं है, कौन सा भू उपयोग समवर्ग नहीं है? परती, निबल बोया क्षेत्र, सीमांत भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो ये सभी कृषि के खेत के प्रकार हैं। सीमांत भूमि जो है वो कृषि का प्रकार नहीं है, खेती का प्रकार नहीं है। ठीक है, देखिए खेती आप देखेंगे कुछ परती छोड़ दी जाती है जहां कोई खेती नहीं होती है। निबल बोया जो बोया गया क्षेत्र होता है, और कृषि योग्य व्यर्थ, कृषि योग्य तो है लेकिन वह उस पर कोई खेती नहीं हो रही है, उसको कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है, शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती? शुष्क कृषि में जहां पर पानी कम होता है, कम बरसता है, वहां पर कौन सी खेती नहीं? तो रागी तो हो जाएगी, मूंगफली हो जाएगी, ज्वार भी हो जाएगा। आपका गन्ना जो है ये ज्यादा पानी वाली फसल है, गन्ना जो है अधिक पानी लेता है, इसलिए यह फसल यहां नहीं हो सकती। कह रहे भारत में चावल उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम लिखिए। अवरोही मतलब, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। मतलब 1 2 3 4 अगर कहेंगे तो ये आरोही है, और 9 8 7 5 6 4 2 1 आएंगे तो ये अवरोही है। तो देखिएगा सबसे अधिक से सबसे कम की तरफ जाना है। चावल तो देखिएगा पश्चिम बंगाल सबसे पहले किस में है? यहां सी में, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। आगे है चौथा अध्याय। चौथा अध्याय है, इसी के बाद 50% ये भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना जी। आगे देखिए, कह रहा है कि जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए जो किताब में आपके आंसर बनाया है वो थोड़ा सा सही नहीं था, क्योंकि जल अजैविक संसाधन है, उसमें अजैव अलग कर दिया गया था। अजैव चक्री संसाधन है, मैंने इस विकल्प को सही कर दिया है। जल क्या है? एक अजैव और चक्री संसाधन है, मतलब इसको पुनः पुनः शुद्ध किया जा सकता है। अजैव मतलब इसमें जीवन नहीं पाया जा सकता, उसमें एक अलग ऑप्शन बना दिया था, ये ध्यान में रखने वाली बात है। कह रहा है देश में प्रयुक्त जल का सर्वाधिक भाग किसका है? मतलब जेल में जल जो देश में सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है जल, वो किस क्षेत्र में यूज हो रहा है? तो सिंचाई में। किसमें? सिंचाई में सबसे ज्यादा यूज, क्योंकि सिंचाई के लिए हम भौम जल जो पीने योग्य पानी है उसी को ही सिंचाई के रूप में यूज कर रहे हैं। अगला देखिएगा, कह रहा है कि पृथ्वी का कितना भाग जल से आच्छादित है? मतलब संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? तो आपको पता है 71%। कितना? 71%। 29% स्थल है और 71% आपका क्या है? जल है। ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किन राज्यों में भौम जल, किन राज्यों में भौम जल, मतलब भौम जल का मतलब भूमि के अंदर जो जल है का उपयोग सबसे कम हुआ है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भौम जल का उपयोग सबसे कम हुआ है। ठीक है ना जी। आगे कह रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। दरअसल सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण ही लगाए गए हैं। ठीक है, जो एग्जाम में आए हुए हैं या तो आ सकते हैं। भाखड़ा नांगल बांध तो आपको पता होगा, भाखड़ा सतलज नदी के किनारे। भाखड़ा कहाँ है? सतलज नदी पंजाब में बहती है, और भाखड़ा उखड़ा जैसे नाम पंजाब में ही रखे जाते हैं, बाऊ बिलुक्का सिंह। ठीक है, इस तरह के बहादुर वाले नाम। कह रहा कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना जो है, हीरा महान होता है, महान। ठीक है, तो
महानदी पर है, उड़ीसा में है ये। कहाँ? उड़ीसा। अगला है कि कृषि कार्यों में भौम जल का कितना प्रतिशत जल समाप्त होता है? कितना प्रतिशत जल लिख लीजिएगा यहाँ, जल समाप्त होता है यानी लगता है। 82%, 72%, 92%, 98%। तो कितना? 98%। ध्यान से करिए और जो प्रश्न गलत हो रहे हैं आपके वो नोट कर लीजिए और कई बार रिवीजन करिए, हो जाएगा। पृथ्वी और इन्हीं प्रश्नों का कहते हैं ना, बहुविकल्पी अगर आपके सही हो गए तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊपर हो जाएगा कि मत पूछिए। कह रहा कि पृथ्वी पर पीने योग्य अथवा स्वच्छ जल है कितना? 2.7%, 2.9%, 3.2%, 5.1%। तो देखिए 2.7%, कहीं कहीं किताब में 2.5 भी मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 2.7% ही जल पीने योग्य है, बाकी जल कैसा है? खारा है। कैसा है? खारा या नमकीन। कह रहा कि विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत जल भारत में है? विश्व में जितना जल है उसका कितना प्रतिशत जल भारत में है? तो क्या 5% है, 6% है, 4%? कितना है? 4% भारत के हिस्से में जल है, ध्यान दीजिएगा। आगे अगर बात करूं मैं तो केंद्रीय भूजल बोर्ड का गठन कब किया गया था? केंद्रीय जल बोर्ड का गठन कब किया गया था? जल्दी से बताइएगा। क्या 1970 में, 72 में या 74 में? जल्दी बताइएगा। तो केंद्रीय भूजल बोर्ड तो 1970 में। कब? 1970 में। आगे है अध्याय 5। अध्याय 5, ठीक है, खनिज एवं खनिज ऊर्जा संसाधन। खनिज एवं खनिज ऊर्जा संसाधन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रयुक्त तेल संसाधन स्थित है? ठीक है, सबसे प्रमुख है ये शब्द, प्रमुख तेल संसाधन स्थित है। तो असम, डिगबोई, इसमें जो दिया गया है, बॉम्बे हाई और असम दो ही तेल उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं भारत में। किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तारापुर, कलपक्कम, नरौरा, कोई नहीं। तो तारापुर में। कहां? तारापुर में स्थापित किया गया था, ध्यान दीजिएगा, परमाणु ऊर्जा स्टेशन। अगला क्वेश्चन है कि लोहा, अरे कह रहा कि भूरा हीरा कहते हैं। भूरा हीरा किसे कहते हैं? लोहा को, बॉक्साइट को, मैग्नीज को, लिग्नाइट को। तो लोहा, भूरा हीरा किसे कहते हैं? मैग्नीज को। इसी तरह से जो महत्वपूर्ण धातुएं हैं उनको अलग अलग उपनामों से जानते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु है उसको अलग नाम से जानते हैं। समझ में आई बात? कह रहा है कि अभ्रक कैसा खनिज है? धात्विक, लौह, अलौह या आधात्विक? तो अभ्रक जो है आधात्विक खनिज है। कैसा? आधात्विक खनिज है। भारत अभ्रक के उत्पादन में सबसे अधिक, सबसे ऊपर स्थान रखता है और अभ्रक झारखंड में सबसे अधिक उत्पादित की जाती है, ठीक है, खोदी जाती है। कह रहे बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? खनिज पदार्थ पूछ देता, खनिज पदार्थ क्या होते हैं? ऐसी वस्तुएं जो भूमि को खोदकर प्राप्त की जाती हैं उसे हम खनिज पदार्थ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ कहते हैं। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो बॉक्साइट का सबसे अधिक कहां उत्पादन होता है? उड़ीसा में। कह रहा कि तरल सोना किसको कहते हैं? तरल सोना तांबा को, दूध को, पेट्रोलियम को या लोहा को? तो तरल सोना जो है पेट्रोलियम को कहा जाता है। किसको? पेट्रोलियम को। आगे देखिएगा, आगे है कि कोरबा कोयला उत्पादन क्षेत्र कहां स्थित है? कोरबा एमपी में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, या एनडी दिया गया है। ये राज्यों के 60 नेम दे दिए गए हैं, ठीक है, राज्यों के 60 नाम। जल्दी से बताइए कोरबा कहां है? कोरबा,
एमपी, छत्तीसगढ़, एनडी, एनडी की अगर बात करें तो कोई नाम है भारत का, भारत के राज्यों में जो जिसका 60 एनडी हो सकता है? इसको तमिलनाडु करना चाहिए था। क्या? तमिलनाडु। इसका सही होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। कह रहे कि रानीगंज से क्या निकाला जाता है? रानीगंज से क्या निकाला जाता है? तांबा, कोयला, लोहा। तांबा, कोयला, लोहा। कोई नहीं। तो रानीगंज से क्या निकलता है? कोयला। रानीगंज से क्या निकलता है? कोयला। आगे है सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य, अभी बताया गया कौन सा है? झारखंड। सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। बॉम्बे हाई किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए, अभी बताया गया। फिर आगे आप देखेंगे खेतड़ी खेतड़ी खान कहां स्थित है? खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में। किसके लिए? तांबे के लिए। भारत में पेट्रोलियम शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? पेट्रोलियम, जहां पर पेट्रोलियम शोधा जाता है उनकी संख्या कितनी है? जल्दी से बताइएगा। तो उनकी संख्या है 25। कितनी? 25। ठीक है। इस तरह से आपके टोटल 5 जो खंडखा के थे वो 5 चैप्टर समाप्त हो गए। 3 चैप्टर और बचे हैं, शाम तक ये चला जाएगा। भूगोल पूरी तरह से समाप्त हो गया आपका। 2 से 3 बार चारों वीडियो को देखेंगे, प्लस मानचित्र वाले को। ठीक है, दोनों वीडियो। तो आपके 100% मार्क आने की उम्मीद है, चांस है। ठीक है, बस केवल मन लगाकर पेपर तक पढ़ते रहिए। ठीक है, इसके बाद अर्थशास्त्र आपका जाएगा। कौन सा जाएगा? अर्थशास्त्र। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी क्लास ये कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद सुनने के लिए। बेहतर अगर जिंदगी बनानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है।